फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेबी के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी हमने डिस्कस किया था, अभी कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ मैन प्रेस मोर वेट ऑन द अर्थ हेड। एक आदमी पृथ्वी पर अधिक भार दबाता है। जैसे कोई आदमी है, वो मान लीजिए पृथ्वी पर या अर्थ पर क्या है, एक तो क्या है, बैठा होता हो सकता है, खड़ा हो सकता है, लेटा हो सकता है। तो कह रहा है कि कोई आदमी है जो पृथ्वी पर खड़ा रहेगा तब ज्यादा भार लगाएगा, या बैठा रहेगा तब ज्यादा भार लगाएगा, या लेटा रहेगा तो तब ज्यादा भार लगाएगा। तो जब कोई आदमी जो है पृथ्वी पर या अर्थ पर क्या होता है, खड़े हुए पोजीशन में रहता है तो ज्यादा भार लगाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पर क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है ना, तो उस टाइम ज्यादा भार लगाता है। बैठा होगा या लेटा होगा तो उस टाइम कम भार लगेगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन व्हेन आइस मेल्ट द लेवल ऑफ केरोसिन विल। ठीक है ना। कह रहा है कि एक जो है कोई बर्तन है जिसमें जो है मिट्टी का तेल भरा हुआ है। ठीक है ना। मिट्टी के जो है भरे हुए तेल में जो है एक क्या है, कोई बर्फ का टुकड़ा गिराया जाता है। तो कह रहा है कि जब टुकड़ा गिरेगा बर्फ में तो क्या होगा, पहले तो पिघले, उसमें क्या होगा, तैरेगा। उसके बाद कह रहा है कि जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो मिट्टी के तेल का स्तर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है ना, इस तरह से, इसमें क्या है, केरोसिन भरा हुआ है। इस तरह से क्या है, केरोसिन भरा हुआ है। अब इस पे एक बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया जाता है। ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा। तो पहले मान लीजिए केरोसिन जो आयल है उसका लेवल जो है मान लीजिए कुछ इतना है। ठीक है, कितना है लेवल, मान लीजिए इस लेवल तक है, इस लेवल तक। अब बर्फ जब पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पिघलने के बाद पूछ रहा है कि ये जो इसका केरोसिन का लेवल है वो डाउन होगा या ऊपर होगा या क्या होगा। तो जब बर्फ, देखो आपको पता है कि जब आइस जब बनता है ना, तो आइस के बीच में क्या होता है, खोखला रहता है या जो है खाली जगह रहता है, उसमें जो है एयर भरी रहती है। और जब बर्फ जो है पिघल जाता है तो उस टाइम क्या हो जाता है कि वाटर बन जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका लेवल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो जब किसी केरोसिन से भरे बर्तन में जो है जब कोई टुकड़ा गिराया जाएगा आइस का, तो मेल्ट करने के बाद अल्टीमेटली उसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है ना। यंग मॉडुलस किसकी प्रॉपर्टी है? तो अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो ये सॉलिड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सॉलिड से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो इसका ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है सॉलिड से। जैसे आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ वगैरह, सॉलिड से रिलेटेड, तो उसमें आता है। ठीक है ना, जिसमें कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी क्या या क्वांटिटी क्या होगी, संरक्षित रहेगी या स्थिर रहेगी। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, एक जो उपग्रह जो है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या रोटेट करा रहा है तो आपको पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगा, रोटेट करेगा। और जब कभी एंगुलर वेलोसिटी आएगी या एंगुलर पाथ पर या जो है सर्कुलर पाथ पर कोई चीज रोटेट करेगा तो उस टाइम उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है? अगर सपोज दैट ये लीनियर पाथ पर होता तो उसका लीनियर मोमेंटम चलता, कंजर्व रहता। बट अभी एंगुलर उस पे चल रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस देन इट इज अ। जैसे कोई पदार्थ है, उसके अगर टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है कि उसका जो है थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है? तो इलेक्ट्रिक, देखो जितने भी कंडक्टर हैं, ठीक है ना, या मेटल जितने भी हैं, अगर आप बात करें तो कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में जरूर है। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे हीट अप होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, तैसे तैसे उसकी
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंसुलेटर में तो वैसे भी इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है ना। ये कार्बोरेटर ये क्या है, बेकार ऑप्शन है, इसमें कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना, इररिलेवेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब अगर कोई सेमीकंडक्टर होगा उसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी को आपको पहले भी बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जहां पर P क्या है, पावर है, पावर है, क्या है, पावर। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, पावर। या अगर आपको वर्क डन पर यूनिट टाइम भी दिया होता तो भी उसको कह सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। अगर वर्क अपॉन में टाइम कहते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, तो ये भी क्या है आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी है, ठीक है ना, यहां से बन जाता। क्योंकि आपको पता है वर्क क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क अपॉन में टाइम कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो ये हो जाता है वर्क अपॉन में टाइम, और यही क्या हो जाए आपका, पावर है, क्या है, पावर। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी या वर्क पर यूनिट टाइम, यहां से निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि which one of the following has the highest value of specific heat। अब कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा जो है जिसका स्पेसिफिक हीट जो है हाईएस्ट है। तो सबसे पहली चीज तो स्पेसिफिक हीट है क्या, स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई सब्सटेंस है उसका मान लीजिए 1 kg मास ले लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी उसको देंगे उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। जैसे मान लो ये एक सब्सटेंस है जिसका मास मान लो 1 kg है, कितना है, 1 kg है। अब इसका टेम्परेचर मान लो आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी इसमें हीट देंगे, आप क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है ना, इसको हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसी हीट को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसमें एल्कोहल, मीथेन, केरोसिन और वाटर। तो इसमें किसका होगा, सबसे ज्यादा वाटर का होगा। इसका मतलब वाटर के जो है 1 kg वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सबसे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। एल्कोहल का कम हीट में बढ़ जाएगा, मीथेन, केरोसिन का भी कम में बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, जो है वाटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखो कोई भी आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी आपने पढ़ा है, या एमआरटी या एनआरटी, ये सारा आपने क्या किया है, पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या है कि विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज का मेजर है, तो या विद्युत ऋणात्मकता किस चीज का मेजर है, तो ये है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, किसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना। हिंदी में देखेंगे तो क्या है, घूर्णन अक्ष के परिता किसी पिंड पर बल आघूर्ण के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसको जो है बताते हैं किसके फॉर्म में, मोमेंट ऑफ फोर्स के फॉर्म में, ठीक है ना। फोर्स का जब मोमेंट लेते हैं तो उसको रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है वो, ठीक है ना। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, व्हिच लॉ स्टेट। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका टोटल जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। ये किस लॉ के पर बेस है, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया पर है, ये तो हो नहीं सकता। न्यूटन सेकंड लॉ जो है लीनियर मोमेंटम की बात करता है। न्यूटन थर्ड लॉ की अगर बात करें तो ये एक्शन रिएक्शन की बात करता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ है, कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, लाइट ईयर है, क्या है, लाइट ईयर। एंगस्ट्रॉन आपको पता है एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉन होगा, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होगा, ठीक है ना। वेबर अगर देखें तो ये चुंबक वगैरह, चुंबकीय फ्लक्स वगैरह से रिलेटेड है, लक्स भी उसी से रिलेटेड है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब चाहे मूव करे चाहे स्टेशनरी रहे, मास तो उसमें रहेगा और मूव करेगी तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, और वेलोसिटी आने का मतलब कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। पहले भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल से चलता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। अगर जनरेटर होता तो क्या करता, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता, बट मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। कैसे जानेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसी फॉर्म में। अब जब चलेगा तो वो रोटेट करता है, रोटेशन में आता है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। अगर एक कोई लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है त्वरण के साथ, तो जो उस पर बॉडी का वेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो क्या है कि जैसे मान लो आप यहाँ पर लिफ्ट में बैठे हुए हो, ठीक है ना, ये लिफ्ट है एक ऊपर की तरफ जा रही है और आप इसमें क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप इसमें बैठे हुए हैं, और जब ये एक्सेलरेशन होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका वेट इस पर क्या होता है, ज्यादा पड़ता है। क्या पड़ता है, ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है एम, यहाँ पर जी प्लस ए हो जाता है, क्या हो जाता है, जी प्लस ए। वैसे तो क्या होता है, एम जी होता है, बट अभी जी प्लस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर देन द ट्रू वेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नीचे आ रहा होता तो क्या हो जाता है, एम जी माइनस ए हो जाता, बट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, वही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई एक्सेलरेशन ना होता तो सिर्फ एम जी ही लगता, ठीक है ना। अगर ए की वैल्यू 0 होती तो क्या होता, एम जी लगता, तब एग्जैक्टली ट्रू वेट ही रहता, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है ना, जो भूकंप होती है उसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है, आपको पता है रिक्टर स्केल यूज करते हैं। कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब जेट इंजन जो चलता है आपको पता है एक लीनियर उसमें चलेगा, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर कोई चीज रोटेशन में चलेगा तो उसका क्या होगा, जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। बोलोमीटर की अगर हम बात करें तो ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, किसके, वेलोसिटी के लिए, ठीक है ना। टेम्परेचर मेजर करना है तो इसके लिए थर्मोमीटर यूज होगा, क्या होगा, थर्मोमीटर यूज होगा। फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए दूसरा कुछ होगा। अच्छा, जैसे वेलोसिटी मेजर करने की बात करें तो एनीमोमीटर भी होता है वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए, बट यहाँ पर बोलोमीटर दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए AKB के क्लासेस। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम